सो वेलकम टू ऑल। आज हम बात करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे कि सबसे पहले कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जो हर चीज़ का मेन कारण होता है। विदाउट एनी वाई वी डोंट गो फॉरवर्ड। द सेकेंड थिंग इज़ वो फंक्शन है क्या, उससे क्या पता चलता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, फिर उससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस हैं 3, वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि इसकी ज़रूरत पड़ी ही क्यों, दैट वाई वी नीड दिस फंक्शन। तो जैसे कि आप अपने रूम में बैठे हैं, इसको ऐसे समझो कि आप अपने रूम में बैठे हैं, तो आपके आसपास O2 है, N2 है और अलग अलग गैसेस हैं। मेनली ये दोनों ही होती हैं। अब लेट से आपसे कोई कहे कि आप मुझे ये बताइए कि O2 के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पास कुछ वेलोसिटी होगी। ऐसा तो है नहीं कि वो स्टेशनरी है, वेलोसिटी है। लेट से कोई कहे कि O2 की 5 मीटर पर सेकेंड वाले मॉलिक्यूल्स का कितने प्रतिशत मॉलिक्यूल्स O2 के 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी रखते हैं। तो ये इस फंक्शन से पहले जवाब नहीं था सबके पास। N2 के लिए भी पूछा जा सकता है, किसी भी गैस के लिए पूछा जा सकता है। गैस है तो मॉलिक्यूल्स होंगे, और मॉलिक्यूल्स है तो रेंडमनेस होगी, वेलोसिटी होगी, स्पीड्स होगी। तो पूछा जा सकता है कि इस स्पीड के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, या उनका फ्रैक्शन क्या है, या परसेंटेज बता दीजिए। तो इन सबको डील करते हुए ये फंक्शन दिया गया मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन द्वारा। तो आइए उसको स्टडी करते हैं। तो फंक्शन कुछ इस प्रकार है। ये जो है ये फंक्शन है, इसमें कौन सी चीज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर मैं टेम्परेचर फिक्स कर दूँ और एक गैस फिक्स कर दूँ, लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि मैं O2 की बात कर रहा हूँ और टेम्परेचर है मेरा रूम टेम्परेचर 298 डिग्री केल्विन। मैं इस पे बात कर रहा हूँ। तो इस फंक्शन को देखिए आप पहले, इसके डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे, कोर्स में भी नहीं है। m गैस से रिलेटेड है, फिक्स हो गया। टेम्परेचर अपन ने फिक्स कर दिया। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट फिक्स्ड होता है, बाकी सब यहाँ पे ये पूरी चीज़ कांस्टेंट हो गई। पीछे क्या बचता है, ये वेलोसिटी, यहाँ पे भी सब चीज़ कांस्टेंट हो गई। तो ये फंक्शन बेसिकली क्या है कि आप वेलोसिटी डालिए तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। लेट्स से मैं वेलोसिटी डालता हूँ कुछ 5 मीटर पर सेकेंड, तो मुझे कुछ मिलेगा, कोई वैल्यू देगा ये फंक्शन। वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू बताती है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड v। क्या मतलब, लेट्स से हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स थे, अज्यूम कर लेते हैं कि 100 मॉलिक्यूल्स है अपने पास। उसमें से 25 के पास 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, 25 के पास ही 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, और 50 के पास 7 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 25/100। The fraction of molecules having velocity 5 meters per second is 25/100. The same is for 3 meter per second, and for 7 meter per second it's 50/100. तो ये अलग अलग फ्रैक्शन आ गए मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी के बेसिस पे क्या फ्रैक्शन है उनका। तो इससे कह सकते हैं कि 50% मॉलिक्यूल्स के पास 7 मीटर पर सेकेंड है, 25 के पास 3 मीटर पर सेकेंड है, और 25 के पास ही 5 मीटर पर सेकेंड है। तो ये जो वैल्यू देगा ये हमें फ्रैक्शन देगा। अब अगर फ्रैक्शन देगा तो फ्रैक्शन तो हमें पता है हर बार 0 से 1 के बीच में होता है फ्रैक्शन, 1 से ज़्यादा फ्रैक्शन हो नहीं सकता, इज़न्ट इट। इस फ्रैक्शन को हम प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कैसे, देखो समझो। जैसे मैं कहूँ, जैसे अभी अपन ने एग्जांपल लिया कि 5 मीटर पर सेकेंड वाले 25 मॉलिक्यूल्स थे, टोटल 100 थे। तो लेट सपोज मैं एक मॉलिक्यूल उठाता हूँ, गैस में से एक मॉलिक्यूल मैंने पिक किया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी वेलोसिटी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड होगी। तो आप क्या करेंगे, ऊपर तो आप रखेंगे कि 5 मीटर पर सेकेंड वाले कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, और नीचे लिखेंगे टोटल, इज़न्ट इट, जो कि है 25/100। वही तो ये फ्रैक्शन है कि 5 मीटर पर सेकेंड वाले कितने हैं अपॉन टोटल फ्रैक्शन। तो इसे हम प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। मान लीजिए इसकी वैल्यू आती है 1/5,
तो हम कह सकते हैं कि 1/5 प्रोबेबिलिटी है कि वो मॉलिक्यूल की स्पीड v होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं। नीचे मैंने लिखा है, सो दिस फंक्शन गिव्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड v। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि स्पीड की बात कर रहा है, वेलोसिटी की नहीं। एट एनी गिवन टेम्परेचर एंड गैस, फिक्स गैस कर लिया, टेम्परेचर, और हम इसे प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। तो होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसकी ग्राफ के बारे में। अगर फंक्शन है तो एक कर्व ज़रूर होगा और एक 2D ग्राफ होगा। तो ग्राफ में क्या होगा कि ग्राफ से अपन को क्या उम्मीद है कि हम एक v रखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक fv मिलेगा, मतलब वो फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो ग्राफ चाहिए होगा हमारा v का और fv का। मैं वैल्यू रखूँगा कुछ तो मुझे कुछ मिलेगा। और हम ये भी जानते हैं कि ये हमेशा 1 से 0 के बीच में होगा और ये वेलोसिटीज़ हम इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले v का ग्राफ बनाने से पहले लेट्स से हम यहाँ पर v² है तो उसका बना लेते हैं पहले। तो v² का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आता है। ऐसा क्यों आता है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। जो v² का ग्राफ होता है वो एक अपवर्ड पैराबोला आता है इस टाइप का, और जो e⁻⁻x का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा आता है। तो जहाँ पे ये कट करते हैं उसके बाद e⁻⁻x से डोमिनेट करके नीचे ले जाना शुरू कर देता है। पहले v² डोमिनेटिंग नेचर में होता है, तो ये ग्राफ कुछ बेल शेप आ जाता है। ऐसा ग्राफ आता है v² के साथ। अब हमें v² के साथ ग्राफ नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था v के साथ। मैं v रखूँ और मुझे fv मिल जाए, यही हम ग्राफ से एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अब आप ये सोचिए, ये वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में है। अगर मैं हर fv का रूट ले लूँ तो क्या ये ग्राफ नीचे जाएगा या ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा? इसका मतलब हर वैल्यू या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, दो ही कैसे सोच सकते हैं रूट लेने पे। पॉजिटिव ग्राफ है और प्रोफाइल वही रहेगी इसकी। तो आप बताइए ये ग्राफ हर वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? तो जवाब ये है कि बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हर वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका रूट करने पे वो उस नंबर से बड़ा आएगा। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ नंबर 0.09, उसका रूट क्या आता है 0.3। बड़ा कौन है 0.09 या 0.3? ऑफकोर्स 0.3 बड़ा है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। अब रहेगा तो हमेशा 1 से ही नीचे, रहेगा तो हमेशा 1 से नीचे ही, पर ये वैल्यूज़ थोड़ी बढ़ जाएगी, हर वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो उसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही आएगा, उसकी प्रोफाइल ऐसी ही रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है। एक बात जो पता चल रही है कि एक यहाँ कुछ मैक्सिमा टाइप आ रहा है। क्या है उसे समझते हैं। ये क्या है बेसिकली, क्या बता रहा है कि इस जगह पे फ्रैक्शन मैक्सिमम है। इसका मतलब इस वेलोसिटी पे, इस वेलोसिटी के पार्टिकल्स उस गैस में मैक्सिमम पार्ट रखते हैं, मैक्सिमम फ्रैक्शन रखते हैं, isn't it? अगर ये वैल्यू लेट से आती है 1/2, मतलब इस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग लेट से ये 7 मीटर पर सेकेंड है, तो 7 मीटर पर सेकेंड वाले वेलोसिटी के पार्टिकल्स 50% है। तो सबसे ज़्यादा तादाद किस वेलोसिटी के पार्टिकल्स की है? स्पीड के, सॉरी मैं वेलोसिटी कह रहा हूँ पर आप समझिए स्पीड ही कह रहा हूँ। वेलोसिटी ज़्यादा फ्लो में है इसलिए मैं निकल जाता हूँ उससे। तो हम किस स्पीड के पार्टिकल्स की संख्या सबसे ज़्यादा है, वो वेलोसिटी होती है v मोस्ट प्रोबेबल। इसका मतलब देखिए v मोस्ट प्रोबेबल मतलब लेट सपोज सैंपल है, उसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से कोई एक उठा लिया मैंने। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसकी स्पीड, या ऐसे समझिए कि सबसे, ये मैंने पार्टिकल उठाया तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किस पार्टिकल किस वेलोसिटी की होगी, वो वेलोसिटी v मोस्ट प्रोबेबल। लेट से 5 मीटर पर सेकेंड वाले कुछ है, 7 वाले कुछ है, 2 वाले कुछ है। 100 में से लेट से ये 25 है, ये 25 है और ये 50 है। तो मैं कोई भी मॉलिक्यूल उठाऊँ तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 7 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी मुझे मिलेगी, isn't it? तो v मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी विच इज़ मोस्ट प्रोबेबल, isn't it? इसकी इस वेलोसिटी की मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है उस गैस सैंपल में। ठीक है, समझ गए? अब इसे मैथमेटिकली
इस फंक्शन से जनरलाइज कैसे निकाल सकते हैं, कुछ फॉर्मूला निकाल सकते हैं ऐसे। ये देखिए यहाँ पर टेंजेंट की स्लोप 0 हो रही है, इसका मतलब ये मैक्सिमा टाइप है, तो एफ डैश ऑफ वी यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। उसी से हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे, तो ये चीज़ 0 होगी एट वी मोस्ट प्रोबेबल, इजंट इट। तो अब जो ऊपर फंक्शन था ये वाला, इसमें एक तो ये है वेरिएबल, एक ये है वेरिएबल, तो अपन को चेन रूल लगा के डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ये चीज़ कांस्टेंट, वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2v, और सेकंड वाला एज इट इज। दूसरी बार में ये तो कांस्टेंट है ही, वी स्क्वायर को वी स्क्वायर, और इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, ये आ गया, ठीक है। और ये आना चाहिए इक्वल टू 0। अब देखिए ये चीज़ नॉन ज़ीरो ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, बाहर आएगी कैंसिल हो जाएगी। ई की पावर वाला टर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ई की पावर 0 नहीं हो सकता, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या यहाँ से 2v, यहाँ से क्या बचा, ये वाली टर्म जो मैंने यहाँ लिख दी है, दिस माइनस दिस 0 आना चाहिए। तो वेलोसिटी यहाँ से मोस्ट प्रोबेबल निकल के आएगी ये √2kT/m, ठीक है। अब देखिए एक तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, एक मास पे डिपेंड कर रही है। टेम्परेचर पे ये डायरेक्टली डिपेंड कर रही है और मास पे ये इन्वर्सली। इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो वी मोस्ट प्रोबेबल बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाऊँगा तो वी मोस्ट प्रोबेबल भी बढ़ेगा, और मास बढ़ाऊँगा तो वी मोस्ट प्रोबेबल घटेगा, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। ये मान लीजिए आपको ग्राफ दे दिया जाए कि ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन पे ये हमें ग्राफ मिला, आप बताइए T1 बड़ा है कि T2। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है। एक वेलोसिटी ये है, एक वेलोसिटी ये है। ऑफ कोर्स ये वाली वेलोसिटी ज़्यादा है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो साफ सा पता चलता है T2 इज़ ग्रेटर देन T1, सिंपल। अब एक चीज़ जो आपको हो सकता है दिक्कत हो कि ये ग्राफ नीचे कैसे आ गया, ये यहाँ था तो ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता था, वाई इट कांट बी लाइक दिस। इसका रीज़न समझिए। अगर ये ग्राफ देखिए, एक चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी कि ये चीज़ प्रोबेबिलिटी देती है, ये कुछ प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी, तो इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का मैं सम करूँगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ इज़ 1। तो ये जो एरिया है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी f/v/dv, ये आना चाहिए हमेशा 1। अब आपने क्या किया कि बेस तो आपने इस वाले ग्राफ में ये बेस बढ़ गया, एरिया अपन को सेम रखना है, बेस आपका बढ़ गया, तो हाइट को अपने आप कम करना पड़ेगा आपको। एरिया कांस्टेंट रखना है और बेस बढ़ाना है तो हाइट को कम करना ही पड़ेगा, इज़न्ट इट, ठीक है। इसका मतलब फ्रैक्शन जो उस वी मोस्ट प्रोबेबल मिलेगा वो कम हो गया। मान लीजिए पहले अगर 50% मॉलिक्यूल्स के पास वी मोस्ट प्रोबेबल थी, तो अब लेट से वो कम होके हो गया, लेट से 40% के पास है वी मोस्ट प्रोबेबल। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे वी मोस्ट प्रोबेबल बढ़ी, पर जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनके पास वी मोस्ट प्रोबेबल है वो कम हो गई, है कि नहीं। समझ आया कि एरिया इज़ नथिंग बट वी कैन राइट इट एज हाइट टाइम्स द बेस। सो अगर आपने बेस एक्सटेंड कर दिया है, अगर मैं इसको ऐसे बनाता जैसे, तो क्या होता है, ये एक्स्ट्रा एरिया मेरे पास आ जाता है इधर वाला, इसको मैं फिर 1 से ये ज़्यादा हो जाता है, इसके लिए फिर मुझे इसे कम करना पड़ा, ठीक है। अब दूसरा बात, मास से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछ लेंगे। लेट से मैं आपको कहता हूँ आप अपने रूम में बैठे, आपके चारों तरफ O2 है, N2 है, दोनों के पास अपने अपने वी मोस्ट प्रोबेबल होगी। अब मुझे ये बताइए किसकी वी मोस्ट प्रोबेबल ज़्यादा होगी। तो O2 का मास 32, N2 का मास 28। तो सिंपल सी बात है, अगर इसका मास ज़्यादा है तो इसकी वी मोस्ट प्रोबेबल कम होगी, और इसका मास कम है तो वी मोस्ट प्रोबेबल ज़्यादा होगी। इसका मतलब मास बढ़ाने पे वी मोस्ट प्रोबेबल कम हो जाती है। वी मोस्ट प्रोबेबल किसकी ज़्यादा है, M2 की, मतलब M2 का मास इज़ लेस देन M1। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ मास बढ़ाने पे फ्रैक्शन बढ़ गया, ठीक है। इसका मतलब
अगर मैं मास बढ़ाता हूँ तो वी मोस्ट प्रोबेबल रखने वाले पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है। लेट से ये थी अपनी, ये क्या होगा, O2 या N2? O2 का मास ज़्यादा होता है N2 से, इजंट इट? तो ये तो होगी अपनी O2, ये होगी N2। इसका मतलब आपके जो आसपास रूम है इसमें एक चीज़ आप क्या कह सकते हैं डेफिनेटली कि जो N2 के मॉलिक्यूल्स की वी मोस्ट प्रोबेबल है वो ज़्यादा है O2 के मॉलिक्यूल से, पर जो फ्रैक्शन है वी मोस्ट प्रोबेबल पे O2 के मॉलिक्यूल्स का वो ज़्यादा है N2 के मॉलिक्यूल से। ये भी यहाँ से दिख रहा है, इजंट इट? ठीक है, तो ये तो हो गया इनसे ग्राफ से कुछ समझने लायक बात है। अब आते हैं जो डेरिवेशंस करने थे हमें। तो एक डेरिवेशन हमने कर लिया वी मोस्ट प्रोबेबल का, ठीक है। दो डेरिवेशन और करने हैं, एक है वी RMS का और एक वी एवरेज का। पहले RMS को समझते हैं। RMS का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। ये जैसा लिखा जाता है इसके उल्टा इसका काम किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई वेलोसिटी दी होगी, मान ली 3-4 वेलोसिटीज मेरे पास दी गई है, उसका मुझे वी RMS निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उन सबका स्क्वायर करूँगा वेलोसिटीज़ का, फिर उन सारी वेलोसिटीज़ के स्क्वायर का मीन निकालूंगा और फिर उसका पूरा रूट ले लूँगा। फॉर एग्जांपल, लेट से मेरे पास एक सैम्पल है जिसमें वेलोसिटीज़ दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड, और मुझे कहा गया इनके एक एक पार्टिकल है, और मुझे कहा गया कि इसका वी RMS निकालिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इनका स्क्वायर कैलकुलेट करूँगा, फिर उनका मीन लूँगा और फिर सारे का रूट ले लूँगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास वी RMS, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ तो मैंने अज्यूम किया कि 5 मीटर पर सेकेंड वाला एक मॉलिक्यूल है, 3 वाला भी एक है, 2 वाला भी एक है, मान लो वो एक नहीं होते, तो लेट से मैं टेबल बनाता हूँ, नंबर 5 3 2 5 3, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 3 2 एंड 5, लेट से ऐसा कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो वही करना है वेलोसिटी का स्क्वायर, तो 25 9 और 4, ठीक है। अब 25 5 वाले कितने पार्टिकल्स थे, 3 थे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। पिछली बार तो एक एक था, यहाँ पर 3 में है, तो ऑफकोर्स तीनों का ऐड करना पड़ेगा मुझे, वी स्क्वायर, तो 3 टाइम्स हो जाएगा। इसके कितने हैं, इसके 2 है, इसके कितने हैं, इसके 5 है, तो बन के क्या आएगा 3 × 25 प्लस ये जो भी आएगा। अब समझ गए वी मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है, वी RMS कैसे निकलेगा। ऐसे ही हमें अगर इस गैस सैंपल में देखना होगा तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वी स्क्वायर करूँगा, इजंट इट, फिर उसको उसके कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है उससे मल्टीप्लाई करूँगा, कर लिया, उसका फिर मैं एडिशन करूँगा 0 से इन्फिनिटी और डिवाइड करूँगा टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं, जो कि है 0 से इन्फिनिटी f(v), जो को आपको पता है कॉमन सेंस से वन है। अभी हमने बताया कि प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो ये जब आप करेंगे यही चीज़ यहाँ लिखी है मैंने, तो ये आता है इतना, वी RMS का स्क्वायर की वैल्यू इतनी आती है, वी RMS की वैल्यू ये आती है √3 kT/m। ऐसे ही हम वी एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज में क्या करते हैं हम कि सारी स्पीड्स को जोड़ लेते हैं और नंबर ऑफ जितने नंबर है उससे डिवाइड कर लेते हैं। लेट सपोज 5 मीटर पर सेकेंड है, 3 मीटर पर सेकेंड है, 2 है, एक ही मॉलिक्यूल है, तो क्या करूँगा 5 + 3 + 2 डिवाइड बाय 3 मॉलिक्यूल्स, तो 3, ठीक है। लेट्स ऐसा नहीं है, वो नंबर वाला केस है आपका, तो 5 3 2 2 3 5, तो मैं क्या करूँगा एवरेज निकालने के लिए 5 वेलोसिटी वाले 2 पार्टिकल, 3 वेलोसिटी वाले 3 पार्टिकल, 2 वेलोसिटी वाले 5 पार्टिकल, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए 2 + 3 + 5 10, ये आ जाएगा वी एवरेज मेरे पास, है कि नहीं। तो ये कैसे निकालेंगे, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे वेलोसिटी, फिर कितने पार्टिकल्स हैं जिनके पास वो वेलोसिटी, उनका सम 0 से इन्फिनिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि ये 1 होगा। तो ये निकल के आता है ये, इनका डेरिवेशन भी मैं अभी बताऊंगा, पहले अपन फॉर्मूला देख लेते हैं। अब यहाँ से एक जो चीज़ देखी जा सकती है वो कि VRM मोस्ट प्रोबेबल RMS और एवरेज में कुछ रिलेशन है। ये देखिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है RMS, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है,
और ये 8/3 पॉइंट कुछ समथिंग है जो 2 और 3 के बीच में आएगा। तो सबसे बड़ा VRMS होती है स्पीड, फिर V एवरेज आती है और फिर आती है V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं इनकी डेरिवेशंस के बारे में, VRMS का डेरिवेशन के साथ। तो जो मैंने ऊपर समझाया था वही मैंने यहाँ लिखा है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसका इंटीग्रेशन करना है अपन को। V² बाहर रखा हुआ है, ये फंक्शन जो था f(v) मैंने यहाँ रख दिया एज इट इज़। ठीक है, नीचे अपने आप बना जाएगा। अब देखिए, ये जो चीज़ है ये कांस्टेंट है, ये मैंने बाहर ले ली इंटीग्रेशन से, अंदर V² × V², V⁴ और ये बन गया। इसे हम इस फॉर्मूला से सॉल्व कर देंगे जो यहाँ दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। इस फॉर्मूला के हिसाब से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 4, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब ये मैं यहाँ रख दूँगा, तो 1/m दैट इज़ 1/2 गामा फंक्शन ऑफ 5/2, गामा ऑफ 5/2 होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, ये वाली टर्म, तो ये मैंने यहाँ लिख दी, इसकी पावर 5/2, n + 1/m, 4 + 1/2, 5/2। अब देखिए, यहाँ से मैं ये पाई कॉमन बाहर ले रहा हूँ, तो ये बाहर 3/2 आ जाएगा, और ये 1/2, और गामा 5/2 क्या होता है, 3/2 × 1/2 × √π। देख, गामा को कैसे देख सकते हैं, ये रूट में, सॉरी, गामा ऑफ एनी, लेट्स से गामा ऑफ x + 1 इज़ नथिंग बट गामा x टाइम्स गामा ऑफ x, और गामा ऑफ हाफ इज़ नथिंग बट √π। तो उससे ये आ जाएगा, क्या है, गामा ऑफ 5/2, तो उससे मैं क्या लिखूँगा, गामा ऑफ 3/2 + 1, तो इसे मैं क्या लिखूँगा, 3/2 × गामा ऑफ 3/2, उसे मैं लिखूँगा फिर से 3/2 × गामा ऑफ हाफ + 1, इसे लिखूँगा 3/2 × 1/2 × गामा ऑफ हाफ, जो कि आता है √π, वो मैंने यहाँ लिखा है। तो 3/2 × 1/2 × √π। तो ये चीज़ को सॉल्व करने पे देखिए, अब ये चीज़ और ये चीज़ कट जाएगी, पाई मैंने बाहर ले लिया था, यहाँ 3/2 है, 5/2 है, कितनी पावर बचेगी, सिंगल, तो यहाँ पे ये पावर 1 बच गई। इसको रीअरेंज करने पे आपके पास ये आ जाएगा, ये आया था VRMS का स्क्वायर, तो VRMS कहता आ जाएगा ये। ठीक है, सिंपल डेरिवेशन। इसमें बस आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है और गामा फंक्शंस क्या होता है वो याद रखना है, बाकी सिंपल है। सिमिलरली हम करेंगे V एवरेज का। यहाँ पर भी सेम मैंने फंक्शन रखा, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, और ये यहाँ पर n की वैल्यू बदल के हो गई 3, m अभी भी है 2, तो सिमिलरली यहाँ पर n + 1 ये आ जाएगा। अब इस बार ये, अब इसके आगे कैलकुलेशन आसान है, गामा 2 की वैल्यू हो जाएगी 1, इसको लिख सकते हैं गामा ऑफ 1 + 1, जो कि होगा 1 टाइम्स गामा ऑफ 1, और गामा ऑफ 1 होता है तो 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ये, और फाइनली आ जाएगा ये, और इसको लिख सकते हैं √8, फिर इसको होल रूट में लेके ये लेंगे हम। ठीक है, तो एक सिंपल डेरिवेशन है। तो बस इतना ही बताना था इस वीडियो में, होप आपको समझ आया होगा।